सॉरी माँ, सॉरी पापा। मैं आप दोनों को दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, पर मैं हार चुका हूँ। अब मैं इतना लड़ नहीं सकता हूँ, ना समाज से, ना ही इस पूरी दुनिया से। अब मैं सोना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आई एम सॉरी। ये लाइन मैंने एक सुसाइड नोट में पढ़ी, और इन बीते दिनों में मैंने बहुत से ऐसे सुसाइड नोट्स पढ़े अपने रिसर्च के दौरान। जी हाँ, मैं रवि रंजन पांडे, सीईओ पंचायत, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खास पेशकश आपकी पंचायत में, जहां हम बात करेंगे सुसाइड। शुरू करने से पहले हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ हैं लोकेश कुमार पांडे, जो एक समाज सेवी हैं। छोटन कुमार, जी जो नमस्कार। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वरुण कुमार पांडे, डायरेक्टर, केपी माउंट फोर्ट इंग्लिश स्कूल। देवदत्त एक युवा पत्रकार हैं। और कुणाल कुमार पांडे, जो एक समाज सेवी हैं। और आज हम इस मुद्दे पर बात इसलिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज आए दिने जो हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं आत्महत्या के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हमेशा ये बढ़ती जा रही है, ये रिकॉर्ड्स इंक्रीजमेंट होती जा रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, और बात करते हुए हम पहला क्वेश्चन श्री लोकेश कुमार पांडे जी से बात करते हैं। जी डब्ल्यूएचओ के रिकॉर्ड के अनुसार, जब डब्ल्यूएचओ ने अपना रिपोर्ट दिया, 2019 का रिपोर्ट जब उन्होंने सबमिट किया, तो उसके अनुसार हर 40 सेकंड में कोई ना कोई विश्व में सुसाइड कर लेता है। तो इस सुसाइड के पीछे आखिर प्रमुख कारण जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? ये सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं आपको जी नमस्ते। कि आपने मुझे इस समझिए कि बहुत से बहुमूल्य ये जो आपने वक्त शब्द का प्रयोग किया है, आत्महत्या रोकथाम के दिवस पर ऐसा आयोजन किया है। ये आत्महत्या एक बहुत विचित्र कहानी, और इस विचित्र कहानी में हमारा भारतवर्ष एक महान देश है। और इस महान देश में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से आज की युवा अलंकृत है, जूझ रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार भी अपना बहुमूल्य योगदान नहीं दे पा रही है इसकी रोकथाम के लिए। और आत्महत्या मेन कारण है बेरोजगारी। और बेरोजगारी क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है, कोई इसका जिम्मा लेने के लिए तैयार नहीं। जब भी हमारे भारतवर्ष में किसी प्रांत में या किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई चुनाव होता है, तो हमारे युवाओं को भिन्न भिन्न प्रकार करके मोटो दिखाए जाते हैं कि यहाँ पे हम ऐसा शिक्षा दे करके ये नौकरियां देंगे। घर में एक बच्चा जन्म लेता है, जब अपनी अवस्था को देता है तो माँ बाप एक सपना देखते हैं। माँ बाप सपना देखते हैं और बच्चे को कहते हैं कि बाबू तू डॉक्टर बन जा, तुम पढ़ो, तू आईएएस बनेगा, तुम नौकरी करेगा, मेरे घर में ये विकास होगा। पढ़ाने लिखाने के एवज में वो माता पिता अपना जमीन बिक्री कर देते हैं, माँ अपने गहने बेच देती है। बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता भी है और अच्छा शिक्षा ग्रहण करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब वो अपने आप को सोचता है कि मैंने शिक्षा उसके लायक ग्रहण कर लिया कि अब देश में मुझे नौकरी मिल सकती है और मैं किसी भी चीज के लिए काबिल हूं, परंतु सरकार के पास रिक्तियां नहीं रहती हैं, वैकेंसी आती हैं लेकिन भर्तियां नहीं होती हैं। और धीरे धीरे इंतजार करके एक वैकेंसी को पूरा करने में पूरे साल लग जाते हैं, दूसरा वैकेंसी वो नहीं कर पाता है वो युवक, जिसके कारण घर की जो समस्याएं हैं, माँ बाप ने तो बच्चे को पढ़ाने में पैसा खर्च कर दिया और अपना जो रखा या संपत्ति था, सभी लोग तो ऐसे बड़े धनवान है नहीं कि धन संपत्ति से इकट्ठा करके हम कुछ भी खरीद लेंगे, जिस कारण से वो डिप्रेशन में चला जाए। अत्यधिक जो मामले आत्महत्या के हैं, खास करके बेरोजगारी, मेरा मानना है, मैंने जो आकलन किया है, मेरी भी उम्र जो है 2080 में मैं जन्म लिया था और बालिक हुआ था, कई समस्याओं को मैंने देखा और हर घर में गया, मैं हर घर में समस्या को देखा, लोग कैसे जी रहे हैं और क्या अभिलाषाएं लेकर के चल रहे हैं,
एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ सोचती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, कमाएगा, मेरी समस्या समाप्त हो जाएगी। बड़ा बच्चा होता है लेकिन उससे रोजगार नहीं मिलती है, और वो बच्चा समझदार होता है, समझता है कि मैं माँ बाप का दुख पूरा खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, समाज में मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं पढ़ करके क्या किया। अंत में वो एक वही रास्ता बचता है, क्योंकि अब दुनिया कहती है, और दुनिया क्या कहती है हम आपको डायरेक्ट बताना चाहते हैं कि राजनेता हमारे जो बड़े बड़े हैं वो बोलते हैं कि ये पकोड़ा बेचो, जो कि आपने कई वीडियो भी वायरल देख रहे हैं। हमारा मानना है कि यदि युवा पढ़ लिख करके और ये पकोड़ा बिक्री करेंगे, फिर उनकी पकोड़ा बिक्री से जीवनचर्या और माँ बाप की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसमें जो आदमी हैं, जो युवक हैं, जो अपने पद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं और पूरा इतना स्ट्रगल करते हुए उनके सफलता नहीं मिलती है और वो बेरोजगार रह जाते हैं, तो उनकी आत्मा जो है शिथिल हो जाती है और आत्महत्या करने पे वो मजबूर हो जाते हैं। आत्महत्या किसान है, अच्छी लागत लगा करके खेती कर देता है, लेकिन उसकी जो है व्यधाएं पूरी समाप्त नहीं होती। सिर्फ यहाँ पे सपना दिखाया जाता है, कल्पनाएं के जरिए सपना दिखाए जाते हैं, लेकिन उस पे अमल नहीं होता है। आपके माध्यम से मैं समाज में कोई बात कह रहा हूं तो मेरा किसी पार्टी से मकसद नहीं है। समाज में क्या चीज के कारण उपद्रव हो रहे हैं, क्या चीज के कारण ये आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, किन किन समस्याओं से हमारा देश में विकृतियां उत्पन्न हो रही है, बीमारी पैदा हो रहे हैं, इसको कोई नहीं देखता। हम अच्छे हैं और हमें अच्छा कौन कौन कह रहा है, देश में हम अच्छे कैसे बन जाएं, और उसके आड़ में कितने मरे जाएं, कितने ध्वस्त हो जाएं, किसी का घर लूट जाए, मर जाए, बाढ़ आपदा आ जाए, किसी प्रकार की समस्या आ जाए, लाखों लाख रुपया कर्ज लेकर के खेती कर देता है, बाढ़ आता है, दह जाता है, बर्बाद हो जाता है। आपने अभी मोतिहारी की स्थिति देखे होंगे, यदि सुगौली क्षेत्र के साइड में जाइएगा तो 3 बार लोग अपना खेती कर लिया। जिस खेती से साल में 500 रुपये के हिसाब से आमद नहीं है, उसमें लोग 5000 की रुपया पर कट्ठा में खर्च कर दिया 3 बार रोपने से, और किसान रात में आज भी नहीं सो पा रहे हैं कि पता नहीं ये कर्ज हम कहां से देंगे। एक तरफ देश में लॉकडाउन चलता है, इस लॉकडाउन के आड़ में भी वही लोग पीछे जा रहे हैं जो मजबूर हैं। वो जो विद्यार्थी पढ़ लिख करके अच्छे हुए, मैं बताना चाहूंगा, आपसे भी जुड़ने वाले लोग हैं, कई समस्याएं आपको मिल रही होंगी कि स्कूल खोल करके, कॉलेज खोल करके बैठे हुए हैं, बच्चे कोचिंग संस्थान चल रहा है, बच्चे जाते थे पढ़ा करके रोजगार चलता था, एक संस्था कई लोगों को रोजगार दिया हुआ है। आज वो डायरेक्टर जो कोई कोचिंग संस्थान चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, उनके पास 25-25 टीचर काम करते हैं, उनको रोजगार दिया है। आज वो रोजगार को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, वो डायरेक्टर क्या करेंगे, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो अपने प्रतिष्ठा को बचाने में दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। हमारा जहां तक आकलन है इन सब बातों पर है कि मजबूर होकर के आत्महत्या कोई कर रहा है, जानबूझ करके कोई आत्महत्या नहीं करता है, अपनी जो इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है, संसाधन उपयुक्त नहीं हो पाता है, और भारत सरकार पूरी तरह से उसमें सक्षम नहीं कर पाती है, राज्य सरकार वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पाती है, और जिससे घर परिवार की अभिलाषाएं जो है धूमिल हो जाती हैं और आदमी किसी सपना को साकार नहीं कर पाता है। तो युवक जो है सभी तो भीख मांग नहीं सकते, सभी तो रोड पर ठेला लगा के नौकरी कर नहीं सकते, और कोई लायबिलिटी है, कहीं कर्ज में डूबे हुए हैं। सारी समस्या को मद्देनजर रखते हुए लोग अंतिम इच्छा यही रखता है कि आत्महत्या कर लें। मैं मानता हूं ये कारण जो है अच्छा नहीं है, ये बातें अच्छी नहीं है कि हार जाएं और दुनिया को अलविदा कह दें। हर माँ बाप एक सपना रखता है कि मेरा बच्चा होगा, बड़ा होगा, मेरे को संभालेगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो जुआ रहेगा तो मुझे संभालेगा, मुझे कंधा देगा। परंतु ये जुआ जो है अपने आप को शिथिल कर, कारण बगल में देखते हैं कि कोई परिवार पहले से अच्छा है, खाता पीता परिवार है, धन संपदा है उनके पास, तो अच्छा स्ट्रगल करके मेंटेन करके घर परिवार गाड़ी घोड़ा से चलते हैं, लेकिन वो सपना एक बच्चा देखते रहता है, पढ़ने में तेज होता है, अव्वल आता है, शुरू से इसकी कॉलेज स्कूल कॉलेज में सब में उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता है, कुछ कर नहीं पाता है, पढ़ाई में सारे गहने बिक्री कर दिया, माँ का जमीन बंधक बन गए, वो बिजनेस कहाँ से करेगा। आज रोजगार के नाम पर बोलते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, आप ठेला लगाइए, सब्जी बेचिए, पकौड़ा बेचिए,
भिन्न भिन्न बातों को मद्देनजर रख करके एक अच्छा पढ़ लिख करके बच्चा जो सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और डॉक्टर बनने के लिए जगह ही नहीं है, कि वो नीट कंप्लीट भी कर लिया, कॉलेज नहीं मिल पा रहे, सारे समस्याओं के कारण लोग आत्महत्या पर हो रहे हैं। जी मेरी ये मानना है। बाकी इसमें और भी अनुभवी लोग हैं जो अपनी बातों को मद्देनजर रखेंगे और सभी चीज में चर्चा करेंगे। हम तो पंचायत में आज जुड़े हैं और आपकी वाणी से मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। कुणाल जी भी इस जो पंचायत की काफी प्रशंसा करते हैं, वरुण जी भी करते हैं, और लोग भी, मैं देव जी को देख पा रहा हूँ और लोग को देख पा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि और लोग भी रखें, बीच में जरूरत पड़े तो हमसे भी पूछा जाए। नमस्कार। जी। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो हमारे वरुण सर से हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा छात्रों से जुड़े हुए हैं और छात्रों के बीच में रहते हैं। तो अगर हम लोग एनसीआरबी का अगर रिपोर्ट देखें, एक एनसीआरबी के रिपोर्ट में के अनुसार कि प्रत्येक घंटे कम से कम एक छात्र तो जरूर आत्महत्या कर लेते हैं। यह हमारा एनसीआरबी का रिपोर्ट है। यहाँ तक कि प्रत्येक दिन में अगर हम लोग काउंट करें तो औसतन 28 केसेस दर्ज होते हैं। बहुत से ऐसे भी केसेस होते हैं जो कि आत्महत्या के दर्ज नहीं होते हैं, और 28 केसेज अगर दर्ज हो रहे हैं जिसमें से अधिकतर छात्र हैं, अधिकतर क्या, वो छात्र ही हैं, तो इसके पीछे क्या सुसाइड में इतना ज्यादा, इंडिया में इतनी ज्यादा सुसाइड होना, क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? वरुण कुमार पांडे सर। सबसे पहले मैं पंचायत की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी ने मुझे मौका दिया। इस ओपन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है हम अपनी बातों को आप सबके समक्ष रख सकते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से, और जहां तक लोकेश पांडे सर ने भी कहा ये बातें कि आत्महत्या के कई रीजन हो सकते हैं। खासकर जो विद्यार्थी होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी, उनके अभिभावकों की, उनके कलीग्स की, उन लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं छुपी हुई होती हैं उन पे। खासकर अगर माता पिता अपने बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके सपने को पूरा करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, और बच्चों के ऊपर भी ये लायबिलिटी होती है कि हम उस चीज को अपने तरीके से उसको पूरा करें और माँ बाप के सपनों को साकार करें। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता जो है बच्चों पे, और ये जो सोसाइटी है ये बच्चों के पढ़ाई पे बहुत ज्यादा प्रेशर के रूप में काम आती है। तो हम अक्सर ये देखा करते हैं कि बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। खासकर ये सोसाइटी को देखते हुए, ये हमारी जो व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, इसको भी देखते हुए, ये आरक्षण प्रणाली के कारण भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। अच्छे नंबर होने के बावजूद उनको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, ना ही उनकी अच्छी जगह पे एडमिशन हो पाती है। तो ये सारे एक्सपेक्टेशन को जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मैंने अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में मैंने कहीं ना कहीं कोई कमी रखी है। और लास्ट विकल्प यही बचता है कि बच्चे जो है हतोत्साह होके, दुनिया से हार करके, उनका मनोबल बढ़ाने वाला कोई नहीं होता है। उस परिस्थिति में कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं सुसाइड करूं, क्योंकि दुनिया का सबसे अगर कठोरतम चीज कोई है तो ये आत्महत्या है। आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं होता है, लेकिन अंत परिस्थिति में जब परिस्थितियां, जब इंसान के सामने कोई और विकल्प नहीं दिखता है उसे, तो बस उसे वही चारा दिखता है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं और ये सारे विवाद से, ये सारे जंजाल से मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन बच्चे ये नहीं समझते हैं कि उनके ये गलत स्टेप से उनके माता पिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उनके माता पिता का सारा जीवन जो है व्यर्थ हो जाता है। उनके प्रति जो उन्होंने बचपन से ही बच्चों को पाल पोस कर जब बड़ा करते हैं, तो माता पिता की भी यही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कैसा भी हो मेरी आंखों के सामने रहे, चाहे वो कुछ करे या ना करे। लेकिन माता पिता की एक्सपेक्टेशन जो है बच्चों से जुड़ी होती है, और कहीं ना कहीं बच्चे भी इस चीज को समझते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं चाहता है कि मैं ये एग्जाम में पास करूं, मुझे नौकरी नहीं मिले। सभी बच्चे चाहते हैं कि मैं ये एग्जाम दे रहा हूं, इसमें अच्छा करूं, पास करूं,
मुझे अच्छी नौकरी मिले। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं कि एक वैकेंसी आती है तो उसमें कितने सारे मतलब भीड़ होता है। जैसे कि एक वैकेंसी पर लाखों बच्चे जो हैं उसके लिए तैयार होते हैं, उस पे एग्जाम देते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो सबको तो सफलता मिलती नहीं है। तो ये जो प्रणाली है ये भी कहीं ना कहीं, और सरकार भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेवार है, साथ ही साथ हमारा समाज भी जिम्मेवार है, और हम कुछ हद तक माता पिता को भी जिम्मेवार मानते हैं कि वो अपने बच्चों पे प्रेशर के माध्यम से या फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं को उनपे थोप देते हैं। बच्चे से कभी ये नहीं पूछते हैं कि बेटा तुमको क्या करना है लाइफ में, तुमको क्या करना है, तुमको जो करना है वो करो। तो ये चीजें होती हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चों को उनकी मानसिक संतुलन को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे बच्चे जो है गलत स्टेप उठा लेते हैं। और खासकर एडोलेसेंस पीरियड जो ऐसा होता है उसमें बच्चों का माइंड में बहुत सारा केमिकल एक्सचेंजेस भी होते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये सब कोई जानता है। तो ये पीरियड में जब बच्चे को कोई संभालने वाला नहीं होगा तो बच्चे का दिमाग जाहिर सी बात है बहुत चंचल होता है, और बच्चे बहुत तरह की चीजें उनके माइंड में आती हैं, बहुत तरह के ख्याल उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो ये सारे सिचुएशंस को कम से कम माता पिता को अपने बच्चे से टच में बने रहना चाहिए। उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कुछ हद तक जो है अपने फ्रेंड से पूछना चाहिए कि तुम किसी मेंटल प्रॉब्लम में नहीं हो या फिर किसी भी अन्य तरीके से किसी समस्या में नहीं हो। तो ये चीजें जो है काफी हद तक जो है बच्चे को जो है डेमोरलाइज करती हैं, जिससे बच्चे जो है गलत स्टेप उठाते हैं। और विशेष हम यही चाहेंगे कि ये चीजें जो है रुकनी चाहिए, सरकार को भी इस पे अहम स्टेप उठाना चाहिए। और रिपोर्ट के अनुसार भी जो है पर डे जो है 27-28 जो है ये आत्महत्याएं होती हैं, तो जो कि बहुत दुखद है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और अपने माता पिता के जो है सपने को साकार करने के लिए प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला जो प्रश्न हमारा है वो अभिनव अभिषेक जी से है, जो एक लेखक हैं। और अब एक रिपोर्ट के अनुसार, WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि अगर कोई एक सक्सेसफुल सुसाइड अगर कमिट करता है, मतलब सक्सेसफुल सुसाइड अगर वो कर लेता है, तो उसके पीछे करीब उसके औसतन 20 असफल प्रयास होते हैं सुसाइड करने के। तो ये 20 असफल प्रयास क्या समाज को नहीं दिखती है? और अगर समाज को दिखती है कि सामने वाला डिप्रेशन में है या फिर ऐसी कोई स्थिति से गुजर रहा है जब उसको किसी की जरूरत है, तो क्या उस समय समाज को आगे बढ़कर उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? ये क्यों समाज ऐसा करता है, क्यों? अभिनव अभिषेक जी। देखिए रवि जी मेरी आवाज आ पा रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। रवि, सबसे पहले आपने जो प्रश्न शुरू किया था उसी में इसका जवाब भी छिपा हुआ है कि आपने कहा समाज को ये चीजें नहीं दिखती हैं। तो आप गौर करेंगे उस रिपोर्ट को या उस जैसे कई रिपोर्ट्स को आप पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि जितने लोगों ने भी सुसाइड कमिट किया है उनमें से 99.9% लोग समाज से अलग रहते हैं। उनका समाज से इंटरेक्शन होता ही नहीं है, वो व्यक्तिवादी होते हैं। और जैसे ही समाजवाद से व्यक्तिवाद की ओर हम जाते हैं तो फिर ये नकारात्मकताएं हमारे अंदर प्रवेश करने लगती हैं। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है थोड़ी समस्या हो रही हो आपको। बिल्कुल 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 सर, आप बोलिए, आपकी क्लियर आवाज आ रही है हम तक। तो सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक आप किसी भी चीज को देखिए, सुसाइड का एक केस मुझे याद आता है, ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं है, बच्चे सुसाइड नहीं करते हैं, जब वो मैच्योर्ड होने की स्थिति में होते हैं तब सुसाइड ज्यादा कमिट होता है। आप जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की बात हम कर रहे हैं, देखिए सुशांत सिंह राजपूत कोई बच्चे नहीं थे, नियरली 40 ईयर्स के थे वो, है ना, जिंदगी में बहुत कुछ सक्सेसफुल अगर हम लोग भी किया था। अब ये सुशांत सिंह वाले बात पर अभी पूरी तरह से हम लोग कमिट नहीं करेंगे, हमारी टीम अनुसंधान में है, अनुसंधान में है वो। चलिए मैं उसको छोड़ता हूँ, हम लोग सुसाइड पे बात कर रहे हैं। अगर कुछ ये हो गया तो चलिए उसको मैं छोड़ता हूँ। अब मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि
जैसे गुरुदत्त साहब की, चलो फिल्म इंडस्ट्री की बात याद आ गई तो गुरुदत्त साहब की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा गुरुदत्त साहब ने, उन्होंने जो 3 फिल्में दी है वो माइलस्टोन है, या वर्ल्ड फिल्म के लिए वो फिल्में माइलस्टोन है। फूल का फूल उसमें एक शामिल है। अब वैसा जो सक्षम मस्तिष्क का व्यक्ति है, जो फुल्ली मैच्योर्ड है, वो दुनिया को कुछ नया दिखा सकता है, सिखा सकता है, बता सकता है, वैसे लोग सुसाइड करते हैं। आप उसके भी पीछे जाके देखेंगे तो महसूस करेंगे कि वाहिदा रहमान के प्यार में ऐसा कहा जाता है, वो इतने ज्यादा ये हो गए थे कि उन्होंने जो है सब कुछ छोड़ दिया, घर में बंद हो गए। आप देखिए गांव में, भारत गांव का देश है, आप देखिए गांव में आत्महत्याएं रेस्पेक्ट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज कम होता है। कारण ये है कि गांव में हम नहीं चाहते हुए भी जो 2-4 लोग हमसे इंटरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन शहरों में क्या होता है, हम बिल्कुल अलग होते हैं। अब हमारे एक बंधु बता रहे थे कि पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिल्कुल सही बात बता रहे थे। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम अपने बच्चों से या हमारे मदर फादर जब हमसे इंटरेक्शन कम करते हैं, तभी हमारी जिंदगी में कोई दोस्त आता है ना। एक्चुअली में धोखा अगर देते देखा नहीं। जाए, एक्चुअली में एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो हम लोग देखते क्या है कि जैसे कि बोर्ड्स के एग्जाम, जो जनरली बोर्ड्स के एग्जाम्स जो आते हैं उसमें बहुत सारे हेवी मात्रा में सुसाइड्स होते हैं। बहुत सारे, जैसे कि हाँ, बिल्कुल। आपको 2019 का जो तेलंगाना का रिजल्ट था, इंटरमीडिएट तेलंगाना बोर्ड का रिजल्ट, उसमें एक सप्ताह के अंदर करीब 18 से 19 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। वो एक्चुअली में हम नहीं बोलेंगे बिल्कुल, वो बिल्कुल। पूरी तरह से मेच्योर्ड थे, लेकिन वो प्रेशर उनको समाज से आया और वो प्रेशर वो लोग झेल नहीं पाए। तो इस पर क्या कहते हैं अभिनव जी, क्या ये किसकी गलती थी? देखिए, एक्चुअली ये होता क्या है, हमारा एक सिनेरियो बना हुआ है, हमारे सोसाइटी का एक सिनेरियो बना हुआ है और हम उसमें फिट होना चाहते हैं, है ना। हम ये नहीं देखते हैं कि हम उसमें फिट होने के लायक हैं या नहीं है, उसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं। हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर में कन्वर्ट करना चाहता है, तो और सबकी अलग अलग एबिलिटी होती है। तो वहां पे मैं मानता हूं कि पेरेंट्स की ओर से वहां पर भी मैं कम्युनिकेशन को मेजर रोल मानता हूं, इसलिए कि आपको जब तक आप कम्युनिकेशन में रहेंगे बच्चों के, अगर आप टेलीफोनिक टच में भी हैं तो आप उनकी एक्टिविटी को रीड कर सकते हैं, और जैसे ही वो आपके कम्युनिकेशन से हटते हैं फिर उनके अंदर नेगेटिविटी जनरेट होती है। अभी बंधु जो बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं मेंटली उनके दिमाग में, उसका भी इफेक्ट होता है। तो आप मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि एक पूंजी के रूप में है कि आप अपने बच्चे से या आप अपने भाई से या अपने पेरेंट्स से 24 आवर्स में अगर एक बार भी इंटरेक्ट हो जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये भी एक रिपोर्ट की बात है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने कहा 20 टाइम्स तो सुसाइड कमिट करता है, तो वो एक दिन में तो करता नहीं होगा। नहीं, और ये इतना बड़ा निर्णय है कि उसको लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ भी लेने में जब टाइम लगता है तो दैट टाइम क्या होता है, हमारे कुछ मेंटल चेंजेस होते हैं, हमारी एक्टिविटी में चेंज हो जाएगा, हमारी सोच में चेंज हो जाएगा, हमारी बातों में चेंज हो जाएगा, तो इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। रवि जी, जी रवि जी, जी 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 लोकेश, हमें दे सकते हैं 2 मिनट का जी। समय हमें दे सकते हैं? जी लोकेश बोला जाए। देखिए, शोषण और दोहन 2 शब्द है। जी जी सारे युवा नहीं करते हैं आत्महत्या, परंतु जो कार्यरत है किसी विभाग में काम कर रहे हैं या कहीं पे किसी भी संस्था से, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट संस्था, कारण क्या होता है, कोई विशिष्ट प्रतिष्ठित पद पे काम कर रहा है और वहां पे उनके सीनियर उसका दोहन करता है, शोषण करता है और कानून उसका साथ नहीं देता है। वो मजबूर इस बात से होता है कि अपने परिवार का भरण पोषण उसी के तहत कर रहा है, समाज में एक प्रतिष्ठा बना हुआ है। यदि इस पद को वो छोड़ता है तो जाएगा कहाँ? उसको भरण पोषण की मिलती नहीं। हमारा जो रवि सर अभी बता रहे थे कि जो गार्जियन है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरुण सर जी भी बता रहे थे, लेकिन जो खुद गार्जियन होकर सुसाइड करते हैं उनका कौन जवाबदार है? उसके घर परिवार में भी कलह भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर शोषण और दोहन भी इसका मुख्य कारण है आत्महत्या की। जी बिल्कुल। समाज से भी शोषण होता है, दोहन होता है, कुछ प्रतिष्ठा हो जाता है और अभिलाषाएं अनंत हैं।
आवश्यकताएं अनंत हैं बिल्कुल, और बिल्कुल, उसके लिए इसमें जो पर्याप्त रूप से हमारे पास संसाधन नहीं होता है और हमारे सिस्टम में भी जो दिया जा रहा है रिजल्ट, परीक्षा फल किसी चीज का, उसका भी जो जांच है ना, वो पटल पे सही तरीका से नहीं होता है। बच्चों, जो सारे बच्चे को, जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है उसको पता है मुझे मार्क्स नहीं आएंगे तो आत्महत्या करेगा ही नहीं। जो सबल है, जिसको पता है कि मुझे इतना मार्क्स आएगा और उसको नहीं आता है और वो नहीं करा सकता है, जिसका पूरा इंक्वायरी करने में वो सक्षम नहीं है, वो मजबूर होकर के इस काम को करता है। हाँ, वहां पे क्या है, वो मेच्योर्ड नहीं है। सत्य है कि उसे ज्ञान नहीं है कि आगे हमें अच्छा आएगा, इससे बेहतर करेंगे तो उससे भी अच्छा हमें परीक्षा बिल्कुल, फल बिल्कुल, प्राप्त। बिल्कुल आप सही तो बोल ये रहे हैं। मानना है शोषण दोहन और समाज में ये जो हमारे सिस्टम में जो दक्षता गरिमामयी नहीं रखने का कारण भी होता है कि आदमी आत्महत्या करता है। शोषण और दोहन से एक बात हमको याद आई कि आज जो हमारा सोशल मीडिया बना हुआ है, युवाओं का बहुत बड़ा इंटरेक्शन का कारण बना हुआ है। सोशल मीडिया पर ना जाने लोग कितने समय व्यतीत करते हैं और सोशल मीडिया से जुड़कर वो कहीं ना कहीं अपने आप से कहीं से विमुख हो जाते हैं। जो पैरेलल हमारा जो एक अपना ही एक वर्चुअल लाइफ खड़ा कर लेते हैं, वर्चुअल दुनिया खड़ा, वर्ल्ड खड़ा कर लेते हैं और उसी में जीने लगते हैं। और होता क्या है कि अगर उस वर्चुअल दुनिया में कभी से भी कोई भी इफेक्ट आता है तो उनको डायरेक्ट उनको मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटली उनको हरासमेंट होने लगता है। मेंटली वो सोशल मीडिया के थ्रू हरास्ड होने लगते हैं और इनका फायदा भी उठाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट इनका फायदा भी उठाने लगते हैं, उनको सोशल मीडिया पर हरास करने लगते हैं। सोशल मीडिया थ्रू उनको अधिकतर ऐसा केसेस देखने को मिला है कि ब्लैकमेलिंग हो रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। बहुत सारे तरह से उनके फोटोज देखने को या फिर बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो हमारा क्वेश्चन है छोटन छोटन जी से कि क्या छोटन जी ये सोशल मीडिया भी एक प्रमुख कारण है आज के युवाओं के आत्महत्या का? छोटन जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी 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 बिल्कुल आ रही है। जी जी बिल्कुल रवि जी, आप जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के जमाने में। जो ज्यादातर छोटन जी आवाज आपकी थोड़ी सी छोटन जी आवाज कट रही है आपकी। हेलो। हाँ हेलो। जी जी अब बोला जी। जी जी अब बोला जी, ये जो सोशल मीडिया है जी, इसको जो भी बच्चे जुड़ते हैं, लड़के जुड़ते हैं, उसको अपना पूरा लाइफ मान लेते हैं और वो समाज से दूर हो जाते हैं। तो जैसे ही कुछ दिन बाद फिर से समाज में जब आते हैं तो ये समाज को अपने अंदर इंटर करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है, जिसके कारण वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते समाज और वो मेंटली प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है। अब जैसे मान लीजिए आजकल के सबसे ज्यादा लॉकडाउन में जो भी सुसाइड का केस कर रहे हैं, वो ये सोशल मीडिया भी उनमें बहुत बड़ा मुझे फैक्टर है। दैट्स व्हाई जी अभिषेक अभिनव जी। जी अभिषेक अभिनव जी। देखिए, सोशल मीडिया सही कहा आपने, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है और उसका यूज और मिसयूज दोनों है। लेकिन इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए और हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें सुसाइड जो हो रहे हैं या कितने प्रतिशत बढ़े हैं या घटे हैं, इस विषय में कोई आंकड़ा है क्या? जी जी बिल्कुल, हमारे पास इस विषय में भी आंकड़ा है और जल्द ही हम उस पर बात भी करेंगे। हमारा क्वेश्चन अगला देवदत्त जी से है। देवदत्त जी, जो हमारे पास जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लॉज जो बने हुए हैं, हमारे सरकार ने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लॉज बनाए हुए हैं, जैसे आईपीसी 309 है या फिर मेंटल जो भी है, जो भी लॉज हैं, तो क्या वो उतने कारगर हैं कि किसी को भी सुसाइड से रोक सके या फिर उनमें और सुधार की जरूरत है? सरकार को कोई ठोस कदम लेना चाहिए इसके प्रति, क्या लगता है देवदत्त जी? जी देखिए, जितने
हेलो मैम, जी सुन जी पा रहे बिल्कुल। हैं? जी आवाज आ रही है। जी देखिए, कानून बनाए गए हैं और उनकी समीक्षा करके, हालातों की, उस समय के हालातों की समीक्षा करके बनाए गए हैं। और कानूनों में समय समय पर तब्दीलियां होनी चाहिए समीक्षा होने के बाद। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जो आसपास के लोग हैं, वो लोग ज्यादा जिम्मेवार हैं सुसाइड के लिए। क्योंकि जब सुसाइड है, ये एकदम से बनने वाला ये चीज नहीं है, ये हीन भावना से उत्पन्न होती है। जब आपके भीतर हीन भावना आ जाएगी, तब आप अवसाद की तरफ जाएंगे, अवसाद की तरफ जाएंगे। वो हीन भावना किसी भी रूप में आ सकती है। हीन भावना आएगी तो मन में कुंठा आएगी, कुंठा आएगी तो आप अवसाद की ओर बढ़ेंगे। और ये धीमे धीमे आप, वो हीन भावना इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप सुसाइड कमिट करने पर अपने आप मजबूर हो जाएंगे। या आप दिमाग, आपको ऐसा लगेगा नहीं, मेरा अब इस दुनिया में कोई काम नहीं। ये सब चीजें, ये हीन भावना हमारे आसपास के लोगों के द्वारा ही आती है। जैसे कोई मेरा मित्र है, वो मेरे से, मेरी कोई कमजोरी है उसको लेकर बार बार चिढ़ा रहा है। हर कोई इतना मजबूत नहीं होता है कि इन सब चीजों को वो फेस कर पाए या इन सब चीजों को झेल पाए। हम देखते हैं कभी कभी हम मजाक में ही अपने दोस्तों से कुछ बोलते हैं और एक चीज को बार बार पकड़ लेते हैं, तब बोलते हैं। दूसरा दूसरा हीन भावना, हेलो देवदत्त जी। हाँ जी, दूसरा हमारी इच्छाएं हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, उसमें असफल हो जाएं, एक बार असफल हो जाएं, दो बार असफल हो जाएं, तब भी आती हैं। और भी चीजें हैं, जब हम फेल होते हैं तो हम आसपास के जो हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवारीजन हैं, इन सबको विशेष ध्यान रखना होगा अच्छा कि देवदत्त जी, कहीं आपको हम अपने। आपको कहाँ कितना लगता है कि जो समाज का हमारा जो हाई एक्सपेक्टेशन सेक्टर है, हम किसी से भी बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं, चाहे बच्चे ही अपने रिजल्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं, पेरेंट्स का एक्सेप्टेशन बढ़ जाता है, और वो एक्सेप्टेशन कहीं ना कहीं एक बच्चे पर बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर बढ़ा देता है। तो क्या ये हाई एक्सपेक्टेशन का जो क्राइटेरिया है, वो एक सुसाइड के लिए जिम्मेदार है? और अगर जिम्मेदार है तो कि इसका क्या उपाय है हमारे समाज के सामने? देखिए, हाई एक्सपेक्टेशंस आज के समय में हर किसी को रहती है, आपको भी होंगी, मुझे भी होंगी। लेकिन जी जी। एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन लेकिन हमें उसके पीछे इतना भी पागल नहीं हो जाना चाहिए कि कल को आज हम असफल हो रहे हैं तो हम इस प्रकार के प्रयास करें या खुद हार मान जाएं। जीवन में देखिए, जीने के और सफलता पाने के एक रास्ते नहीं है, कई रास्ते हैं, बस उन्हें हमें खोजने की जरूरत है। एक्सपेक्टेशंस हाई रखने चाहिए और उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप वहां अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमजोरी ढूंढ सकते हैं कि क्या परेशानी है, क्या ऐसी चीज है, बैंगलोर को उसका बोला उपाय जाता ढूंढ है, सकते हैं। बैंगलोर को बोला जाता है कि वो हब है, न्यू जो भी स्टार्टअप हब है। और जी स्टार्टअप जी हब का अगर उसका रिपोर्ट देखें, अगर हम लोग अपना रिपोर्ट देखते हैं, तो उसको सुसाइड हब भी बोला जाता है इंडिया का। तो स्टार्टअप करते हैं बच्चे, वो फेल होते हैं और वो कमिट कर लेते हैं सुसाइड। जो हम लोग का इकोनॉमिक्स का जो भी रिपोर्ट आया हम लोग के पास पिछले साल, उसमें ये बताया गया कि जो भी स्टार्टअप करते हैं वो 95% के आसपास तो फेल कर जाते हैं स्टार्टिंग 1 ईयर में, उनका स्टार्टअप बंद हो जाता है। बाकी जो होते हैं वो 5 साल के अंदर उनका स्टार्टअप बंद हो जाता है। तो 1% ही सक्सेसफुल स्टार्टअप होते हैं। लेकिन ये अगर हम लोग टोटल मिला ले तो 99 to 98% लोगों का स्टार्टअप अगर फेल हो रहा है तो उससे के जरिए वो सुसाइड कर ले रहे हैं इस चीज को। तो क्या फेल्योर को लेना चाहिए इस विषय पर कि हम फेल्योर हो गए तो चलिए हम सुसाइड कर लेते हैं? मैं ऐसे लोगों को ये बोलूंगा, जी मैं ऐसे लोगों को ये बोलूंगा कि जब आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी जुटा लें। जैसे आपने बोला कि 95% स्टार्टअप साल भर के भीतर ही बंद हो जाते हैं। जी तो बिल्कुल। जब मैं स्टार्टअप करने जाऊं तो कम से कम उस रिपोर्ट को भी देख लूं
कि 95% हो सकते हैं, तो मेरी 95% में आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो कम से कम हार तो ना माने, हाई एक्सपेक्टेशन रखे, लेकिन पहले ही ये जरूर सोच ले कि भैया 95% लोग फेल भी होते हैं। अगर वो ये वाली बात दिमाग में रखेगा तो मेरे को नहीं लगता है कि वो फेल होने के बाद में हार मानेगा। वो दोबारा से प्रयास कर सकता है, कहीं कमी रह गई होगी, कोई चूक रह गई होगी, कुछ हमारे द्वारा रही होगी, या कुछ हम मार्केट के हिसाब से ना कर पाए हों, उस हिसाब से रही होगी, तो उसको, उस कमी को दूर करके हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। ये नहीं है कि हम हार मान जाए, मनुष्य सब कुछ कर सकता है, जी बिल्कुल। बस सही तरीके से और सही रास्ते पर उसे चलने जी की जरूरत है। जी, अभिनय अभिषेक जी, आपने जिक्र किया था लॉकडाउन में, तो हमारे पास जो रिपोर्ट है लॉकडाउन का, उसके अनुसार 338 यानी 338 से अधिक लोगों ने मार्च से मई के बीच में सिर्फ सुसाइड किया। ये सुसाइड मैक्सिमम माइग्रेंट्स के थे। 70% इसमें से जो सुसाइड्स हुए हैं उसमें से 70% जो थे वो मेंटल डिसऑर्डर, जो वैसे पेशेंट जो कि मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत से ऐसे केसेस हमको देखने को मिले जो जिन्होंने कोरोना के डर से सुसाइड कर लिया। उनको कोरोना था नहीं, एक्चुअली में टेस्ट हुआ, बाद में कोरोना नेगेटिव आया, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया पहले ही। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। माइग्रेंट्स जो अपने फुट से आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, उनको मनी क्राइसिस हुआ, सुसाइड कर लिया। ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स हुए, सुसाइड कर लिए। इस तरह के सुसाइड देखने को बहुत ज्यादा मिले हैं मार्च टू मई में। यहां तक कि हम लोग इस लॉकडाउन में देखे तो डेली करीब 5 व्यक्ति झारखंड में सुसाइड कर रहे थे। तो अभिषेक अभिनव जी, इस पर आपकी क्या राय है? जी हेलो अभिनव अभिषेक जी, और जब आपका प्रश्न नहीं सुन पाया। जी आपको क्या रवि लगता जी, है? जी जी सर। मेरे में जो है, मेरे ये उसको ठीक कर दीजिए, नीचे से वो नेम ऐड कर दीजिए। वो हम ऐड कर देंगे सर, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। वो आप लोग का ऐसा ही नहीं आएगा, ठीक वो है। बेहतर क्वालिटी में आएगा जैसा आता है। अभिषेक अभिनव जी, आपका नेटवर्क सही है? हेलो, यही प्रश्न हम लोकेश पांडे सर से पूछना चाहेंगे। लोकेश पांडे सर, आपका क्या राय है इस लॉकडाउन में इतने बढ़े हुए सुसाइड को लेकर के? रवि जी, आपकी वाणी से तो इतना मिठास आता है कि बात आपको सुनने का ही मन करता है। और मैं ये थैंक यू समझ सर, सकता हूँ कि एक आप थैंक यू। व्यक्तिगत बहुत मतलब विचारधारा के धनी है। ये बताइए, लॉकडाउन लगा किस लिए? यस सर। ये लॉकडाउन किस लिए लगा था? लॉकडाउन का मेनली कारण तो हम लोग को बचाना ही था। नहीं, कारण क्या है? क्या कारण आया था? कोरोना। कोरोना जनरली सभी तो जानते हैं। कोरोना के बारे में इतना कहर फैल गया था जी कि आदमी सोचता था कि यदि हमें किसी के टच हो गए तभी इसमें ये समाज में ये फैल गया था कि हवा में भी फैल गया है। और जो इसको हो गया वो अपने परिवार में किसी को देगा, वो बचेगा नहीं, तत्काल मर जाएगा। उसके लक्षण भी पता नहीं थे। कई चीज उसके सामने आए हैं जो कि हमने लॉकडाउन में बहुत जगह घूमा है। और कोरोना काल में हमने समाज में बहुत कोशिश किया लोगों में जा करके इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी दें। नॉर्मल बुखार होने पर सोचता था मुझे कोरोना हो गया, घर परिवार लोग त्याग देता था, समाज में लोग उससे अलग करता था। आज भी हो रहा है। तो जो समझते हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट, जो कि माइंड से दिमागी हालत जिनकी ठीक नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि लगता है कि हमें कुछ हो जाएगा। और समाज में हर क्षेत्र में, रवि जी, एक क्षेत्र में आप आत्महत्या की कहानी को नहीं दे सकते। शिक्षा के क्षेत्र में आत्महत्या है, व्यापार के क्षेत्र में आत्महत्या है, और जो आपके संसाधन के क्षेत्र में है, और इसमें सामाजिक प्रताड़ना के क्षेत्र में भी आत्महत्या है।
सामाजिक प्रताड़ना एक ऐसी शक्ति है जो आदमी कहीं भी रहता है लेकिन अपने समाज से प्रताड़ित हुआ है, अपने परिवार से प्रताड़ित है, अपने भाई से प्रताड़ित है, अपने पत्नी से प्रताड़ित है या अपने दोस्त से प्रताड़ित है। उसके माइंड में, जैसे रवि सर ने, वो देव सर ने बताया कि किसी दोस्त के द्वारा बात की गई चीज मन में घूमते रहता है। बिल्कुल सत्य है। मैं 2-4 दिन पहले की घटना बताता हूँ। साउथ की वो आत्महत्या कर लेती है। 77 बटालियन में एक डिप्टी कमांडेंट होते हैं सीआरपीएफ में, जो ड्यूटी के यहाँ पद होता है। जी बिल्कुल। वो आत्महत्या कर लेते हैं और वो लिखते हैं कि मेरी जो भी संस्था है मैं उसको धन्यवाद देता हूं और मेरी जो है बॉडी है मेरे घर में न भेजा जाए। वो चेन्नई के रहने वाले हैं, शिक्षा भी उनका कम नहीं है और आय का साधन भी कम नहीं है और व्यवसाय भी कमजोर नहीं है, उनकी एक प्रतिष्ठित पद पे वो कार्यरत हैं और फिर वो आत्महत्या करते हैं। तो सामाजिक प्रताड़ना है, घरेलू समस्या है। ये व्यक्तिगत कलह घर में जो है व्यक्ति को किसी भी हद तक पहुंचने में संभव बना देता है कारण को। और इसको जानना, जब तक किसी के नजदीक जाकर के हर चीज को उसके तह तक नहीं पहुंचिएगा तो पटल पे सत्य साबित नहीं हो पाएगा। सारे क्षेत्र में आत्महत्याएं हो रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो आज दिवस है उस पे हमें विचारधारा करना चाहिए और समाज में एक मुहिम चलानी चाहिए। रवि जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि समाज में एक ऐसा मुहिम बनाया जाए कि एक दोस्त को बोले कि हम एक रोटी में 2 भाग करके खाएंगे लेकिन अपनी जीवन स्वस्थ और जागरूकता के रूप में पूरा जीवन बिताएंगे। हिंदुस्तान की कई ऐसे आबादी हैं जो कि ये सोच लेते हैं जैसा कि ये जरूरी नहीं है कि हमें कोई पद नहीं मिला तो आत्महत्या कर ले। नहीं मिला, नहीं मिला, हम जीवन में अच्छा कार्य करेंगे तो हम जहां जहां पैर रख देंगे वहीं से हमारा कारोबार शुरू हो जाएगा। हम जब जग जाते हैं तब सवेरा हो जाता है। अध्याय समाप्त नहीं होता, शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। व्यक्तिगत संभावनाएं यदि आप समाप्त कर देंगे तो आपको क्रोध आएगा और क्रोध जब आएगा तो क्रोध में आप अपनों लोगों पे गुस्सा करेंगे, अपना लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेगा तो आपका विघटन होने लगेगा, व्यक्तिगत आपका नुकसान होगा और कारण बन जाएगा। तो हमें कारण को समाप्त करना है। समाज में एक साथ जिंदगी जीने का जो मुहिम है वो किसी चैनल के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से, अच्छे लेखक के माध्यम से, साइंटिस्ट के माध्यम से इस चीज की पहल होना चाहिए। कोरोना को जब हम हराने के लिए एक मुहिम चला सकते हैं पूरी दुनिया में जिंदगी बचाने के लिए, तो आत्महत्या में भी कुछ ऐसे छीट देना चाहिए अमृत का कि लोगों में भावना हो कि मैं मरूं क्यों, बहुमूल्य जिंदगी है, मैं आत्मा को आत्महत्या क्यों करूं। जब कारण बने तो दूसरा कोई बने। एक युवा, एक नारी, एक कार्यकर्ता ये नहीं समझता है कि वो आत्महत्या करने के बाद कितनी बड़ी समस्या छोड़ के जाता है। समाज में लोग सोचते हैं कि पता नहीं कोई गलत काम करता होगा, इसकी बहन करप्ट होगी, इसकी माँ करप्ट होगी या इसकी समाज में कोई ना कोई गंदगी होगा। कई भावनाओं से लोग बहने लगते हैं और उसके समाज को और दलदल में फंस जाता है। यदि आदमी आज सोचे कि एक छात्र ही सोच ले, माँ बाप के सानिध्य में रहे कि मेरे माता पिता मुझे जन्म दिया, डॉक्टरी पढ़ा रहा है, मैं नीट नहीं कंप्लीट किया तो क्या मुझे ज्ञान है, तो मैं कुछ न कुछ अच्छा तो करूंगा, बेहतर करूंगा। इस चीज की चर्चा माँ बाप भी अपने बच्चों को करे। समाज में लोग बताएं कि चलो आज तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो कल अच्छा भी होगा, लेकिन गलत कदम नहीं उठाना और हंसता खेलता परिवार समाज में अलग न रखा जाए। जैसे भेज देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, चले जाओ कोटा, जाओ चेन्नई, जाओ दिल्ली, और छोड़ दिया बच्चा मेरा, मैं तो पैसा वाला हूँ, इतना खर्च कर दिया, वो उम्मीद बना लिया कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो ये तो बहुत बड़ा अधिकारी ही बन के आएगा, और बच्चा पढ़ा नहीं, बच्चा घूमने लगा और जब परीक्षा देने गया पास नहीं हुआ। और बहुत गलत है ये एक्सपेक्टेशन। हम बोलेंगे ये एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्टेशन रखिए लेकिन हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। बच्चों को बर्डन बनाना बहुत ही गलत है। और खास करके हमारे जो समाज के जो बोले जाते हैं हमारे पड़ोसी, खास करके वो लोग को ज्यादा ही हम लोग से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं और खास करके बच्चों पर इतना ज्यादा वो ताने मारते हैं कि बच्चे वो अपना गोल को छोड़ करके
वो उन्हीं पर फोकस करने लगते हैं। तो क्या ये डिस्ट्रैक्शंस को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है? मेरी पर्सनल राय है कि इस पर लोग कमेंट ना करें। लोग हर एक बच्चे के पीछे, मेरी पर्सनल ये है कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई खूबियां होती है, बस उसको निखारने की जरूरत होती है। और हमारे समाज को चाहिए कि वो उसको निखारे, ना कि उसको बर्बाद करे। जी बिल्कुल। बात करें। जी हमारा अगला सवाल। आज के युग में तय हो गया है, पड़ोसी कैसे परेशान हो, सांप का भी दुकान खोल दिया जाए ना। सांप बिक्री करने का तो लोग जिंदा सांप ला करके पड़ोसी के घर में छोड़ देंगे ताकि पड़ोसी परेशान हो। बिल्कुल 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 सर। हमारा अगला सवाल कुणाल कुमार पांडे सर से है कि कुणाल कुमार पांडे सर, क्या आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो बोला जाता है एक तरह से कि बच्चों पर थोपा जाता है, पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, बच्चों पर थोपा जाता है। आप एक अच्छे शिक्षाविद हैं, एक टीचर हैं और समाज सेवी हैं, तो आपकी नजर में क्या यह शिक्षा व्यवस्था सुसाइड का कारण है? सबसे पहले मैं अपने मित्र रवि पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। बड़े भाई लोकेश पांडे जी, अभी बड़े भाई सुगौली से पत्रकार, सह लेखक, सह समाजसेवी। सर आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। सर आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। सबसे भी जुड़े थे सुगौली क्षेत्र से, और बड़े भाई वरुण कुमार पांडे जी और लोकेश पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, जो एक सीआरपीएफ के अधिकारी भी हैं और समाज सेवी भी हैं। तो मैं इन सबको भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ। देवदत्त जी भी हैं और मित्र रवि पांडे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया कि अगर हमें कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी है तो हम रखें, उन्हें मोटिवेट करें, उसके लायक बनने में हम उनकी सहायता करें, ना कि हम उनके ऊपर थोप दें। हो सकता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, यदि वो चाहते हैं तो हम उनके लिए संसाधन को अवेलेबल कराएं। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को यदि कोई मैं तो उनके बारे में रीड किया हूँ कि वो एक शिक्षक बनना चाहते थे और उनके फादर चाहते थे कि वो अच्छे शिक्षक बने, लेकिन वो पार्ट टाइम गेम भी खेला करते थे और पार्ट टाइम गेम को उन्होंने फुल टाइम में तब्दील कर लिया, क्योंकि उनकी गेम में बहुत ज्यादा रुचि थी और इस रुचि को उन्होंने अपना एक प्रोफेशन और कंप्लीट हॉबी बना लिया, जो आगे चलकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित होने का भी मौका मिला और गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी पर कोई चीज को थोपा नहीं जाए। यदि उनसे एक्सपेक्टेशन यदि हम रख रहे हैं तो रखें और अपने बातों को रखें उनके पास, न कि उनको थोप दें उनके माथे पे कि आपको ये करना ही है। यदि वो करने में सामर्थ्यवान हो, यदि वो कर पाए तो बहुत बेहतर बात है। यदि वो नहीं करे, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहे, जैसे कि मैंने पढ़ा था कि हरभजन सिंह जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने आईपीएस भी यानी यूपीएससी क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन वो यूपीएससी जो एक सपना होता है सब किसी का कि यूपीएससी क्वालिफाई करे और हमको बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर एक अच्छा समाज के लिए उत्थान करने का काम मिलेगा और हम ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाओं का उपभोग भी कर पाएंगे और अच्छा से अच्छा अपना समाज के लिए योगदान दे पाएंगे। तो उन्होंने क्रिकेट की तरफ अपना मूव किया, तो आज वर्ल्ड में हरभजन सिंह को जाना जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीर लोगों की गाथाएं हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आत्महत्या हो रही है तो आत्महत्या के पीछे के दुष्परिणाम पर भी हम विचार करेंगे कि ये क्यों हो रही है। क्योंकि आत्महत्या जो है, यह अगर कोई भी टारगेट को जबरदस्ती आपके ऊपर दे दिया जाता है या जबरदस्ती आप टारगेट को ले लेते हैं चैलेंज के द्वारा, किसी के द्वारा, तो लाइफ में रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन अनवांटेड चैलेंज को लेना जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि जुआ नहीं खेलना है लाइफ से। लाइफ बहुत ही बहुमूल्य है, जीवन में एक ही लाइफ मिलता है। 84 लाख की योनि को पार करके एक मनुष्य
योनिया मिलता है, जिससे हमें इसको एक सुंदर ढंग से व्यतीत करना बिल्कुल चाहिए, सर, आपका मुस्कुराकर वैसे भी बिल्कुल जीवन बिल्कुल सर। करना चाहिए। तो इस जी प्रकार कुणाल पांडे जी, जी जी देखिए समाज में यदि आत्महत्या की रोकथाम दिवस आ जाए और इसको हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तो मेरा मानना है रुख रवैया रेंज और समाज और संसाधन, रुख रवैया रेंज और समाज संसाधन में यदि जो विकृतियां उस पर फोकस किया जाए और एक मुहिम छेड़ा जाए, सरकार भी अपनी उत्तरदायित्व की निर्वहन करे और समाज के लोग भी संसाधन से जुड़ करके सरकार के तहत अपने अभियान में साक्षरता का जो बहुमूल्य रूप से धारणा धारण करे, तो समाज में कोई बड़ी चीज नहीं, आत्महत्या कम किया जा सकता है। यदि बोलते हैं किसी को एड्स हो जाता है बीमारी, तो उसे घृणा न करें, उसकी रोकथाम के लिए उससे अच्छा बात करें ताकि वो अपने आप को डेवलप करके उससे बच सके। लेकिन डिप्रेशन में भेजने के लिए ताना बाना चलेगा, वो आदमी सोचेगा कि मैं जैसे अपने शरीर को नष्ट कर दूं, खत्म कर दूं, ताकि मैं जितना जल्दी खत्म हो जाऊं, मैं बहुत घृणित बीमारी से अलंकृत हो गया, मुझे यकृत हो गया। तो ये समाज में हमें सामाजिकताओं पर भी प्रभाव डालना होगा और सरकार को अपने संसाधन से प्रभावित करना होगा। युवाओं को आत्महत्या से रोकने के लिए रोजगार का साधन प्रशस्त करना होगा और समाज की एक कठिन कानून बनना चाहिए जिससे दोहन और शोषण न हो किसी संस्था में। जी और हर माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर शिक्षा के क्षेत्र में दबदबा नहीं बनाना होगा, एक अच्छी प्रेरणा देना होगा। बच्चे बहकते हैं और जब सफलता नहीं मिलती है तो वो ठोस कदम न उठा करके अपने आप को बर्बाद करने में लग जाते हैं। तो इस पर पहल हो और जागरूकता हो तो समस्या का समाधान हो सकता है। मेरा अंतिम बात यही था। रवि जी, मैं बहुत आपसे प्रभावित हूँ और पूरे टीम जो आज जुड़ा सबको नमन करता हूँ। और वाणी, मैं अब इसके बाद कुछ बोलेंगे, आप पूछेंगे तभी मैं बोलूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल सर। नहीं बहुत बढ़िया विचार सर, वरुण जो सर, भी अपना विचार है बहुत ही सराहनीय है। वरुण सर, जैसा कि बोला जाता है, एक अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में बोले तो स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नॉट फैमिलियर होना या फिर सेटिस्फाइड नहीं होना किसी भी चीज़ से, सराउंडिंग का जो थ्रोबैक है, या फिर जो रिलेशनशिप ब्रेकआउट होता है। आजकल के समाज में तो कुछ ज़्यादा ही लोग इसको सीरियस ले लेते हैं। बच्चे भी आजकल रिलेशनशिप ब्रेकआउट पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्शन ले लेते हैं, सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस हम लोग मोतिहारी में भी देखे हुए हैं। बच्चे गए ट्रेन से लेट कर कट गए, सुसाइड कर लिया। हमारे भी आस पड़ोस में हम कुछ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले भी ऐसा कोई घटना हम सुने हैं, जो कि पहले की घटना थी, आउट नहीं हुआ, किसी भी मीडिया में आउट नहीं हुआ। और वैसे मीडिया, हम लोग जैसे लोग नहीं उठाना चाहते हैं इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। बिल्कुल हमारी हमेशा से यही रही है मुद्दा कि हम लोग इस पर बात करें। तो अगर हमारे बीच में अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं, हमारे पूरी टीम की, जिसमें ऐसा कोई आप या खुद इस पर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि सुसाइड कमिट करने की हुई हो, या फिर किसी ने कर लिया हो, अगर आपके, तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन है या आवाज आपकी नहीं आ रही है? जी सर बिल्कुल। जी सर, बोला जाए। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, बोला जाए, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है मुझे। ओके सर, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। अगर नहीं, आप एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। नहीं सर, हमारा क्वेश्चन सभी से है, जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं। मेरा क्वेश्चन सर, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरे क्वेश्चन सभी जी आ रही है। मेरे क्वेश्चन सभी पैनलिस्ट से। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ हो जहां पे आपको ये हुआ हो कि आप सुसाइड कर लेंगे, या फिर आपने किसी को सुसाइड करते हुए खुद अनुभव किया हो, तो वो आप अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं हमारे पंचायत टीम से सभी के सामने। बिल्कुल रवि जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक नहीं 2 बातें कहना चाहूंगा।
जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक शिक्षण संस्थान का संचालक हूँ, जी और इसके नाते जो है इस कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो शिक्षण संस्थान प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल। तो इसको लेकर मैं वैसे एक शिक्षण एसोसिएशन से भी जुड़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से। तो मुझे बहुत सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर किसी की सबसे दयनीय स्थिति है तो एक शिक्षण संस्थान की है। आज शिक्षण संस्थान की आमदनी बिल्कुल जीरो हो गई और शिक्षक सारे बेरोजगार हैं, घर पे लाचार होके बैठ गए हैं। एक डायरेक्टर पे क्या बीत रहा है आज, इसको सरकार ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की है। एक संचालक कैसे एक अपने विद्यालय को संचालित करता है, कैसे मैनेज करता है, और इस कोरोना काल में जब विद्यालय एकदम बंद पड़ा है तो इस स्थिति में उनकी स्थिति क्या है ये ना हमारे समाज के लोग जानने का प्रयास किए हैं। चूंकि विद्यालय एक समाज का अभिन्न अंग है और समाज को एक शिक्षा देने का कार्य करता है, समाज को दिशा और दशा देने का कार्य करता है, तो विद्यालय एक समाज का एक पार्ट है। लेकिन समाज का एक अभिन्न अंग होने के बावजूद भी समाज के लोग भी आज विद्यालय संचालकों से या शिक्षकों से उनकी स्थिति के बारे में पूछे नहीं है, उनकी स्थिति के बारे में चर्चा नहीं की है। यहाँ तक सरकार भी नहीं की है। सरकार की इतनी सारी पॉलिसियां आई हैं, इतने सारे उसने अनुदान घोषित किए हैं, बहुत तरह के एसएमएम ये क्षेत्रों में बहुत तरह के ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को या फिर लार्ज इंडस्ट्री को या फिर अदर इंडस्ट्री को बहुत तरह के जो है इकोनॉमिक जो है वो सहायता गवर्नमेंट के द्वारा मिला है। लेकिन शिक्षण संस्थान को किसी भी तरह का जो है सहायता राशि नहीं मिली है। तो इस कंडीशन में मैंने देखा है कि बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं, हमारे नजरों के सामने 4-5 डायरेक्टरों ने आत्महत्या की है। ये परिस्थिति कहीं हद तक हम लोगों के ऊपर, मेरे पे भी हावी थी कि क्या हो सकता है। 3 दिनों तक आपको विश्वास नहीं होगा मैं सोया नहीं हूँ। 3 रात तक मुझे नींद नहीं आई है। चौथा दिन मैं डॉक्टर से ये सलाह लिया, उसके बाद दवा लेकर तब मैं सोया हूँ। तो ये स्थितियां सबके ऊपर बीतती है। कैसे बिल्डिंग कैसे पेमेंट दे पाएंगे, गाड़ी ईएमआई, स्कूल का जो गाड़ी है उसका ईएमआई कैसे भर पाएंगे, और भी बहुत तरह के एक्सपेंसेज होते हैं, उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा चुनौती होती है। लेकिन मैंने इन सारी चुनौतियों को एक्सेप्ट किया है और इससे लड़ने का ही मैंने ठाना है, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं कि डरने वाले को कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये चीजें हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जो है एक कविता है कि मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल। और ये बहुत तरह की परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने, बहुत तरह की ऐसी चुनौती चैलेंजेस आते हैं जिसमें आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन आप अपने आत्मविश्वास अपने को साथ में लेकर, अपने आत्मविश्वास को अपने शक्ति बनाकर और उस समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक जिक्र किए थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। इसमें आपका एक क्वेश्चन था कि 95% जो है इंटरप्रेन्योर जो है वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं। जी तो मैं चाहूंगा बैंगलोर जी तो मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को एक बार आप दोहरा दें। मैं उस पे बहुत ही चाहूंगा कि उस पे मैं अपने कुछ विचार को रख सकूं। ठीक है जी बिल्कुल। तो ये था कि हमारा कहना था कि जो बैंगलोर जो है वो एक आप बोल सकते हैं आज का आईटी हब है, इंडिया का आईटी हब है और वर्ल्ड में रैंकिंग रखता है। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट जो सॉफ्टवेयर का जो मार्केटिंग होता है, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो बैंगलोर से होते हैं। लेकिन बैंगलोर में भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग नए स्टार्टअप करते हैं
लेकिन वो स्टार्टअप जितनी जल्दी स्टार्टअप होते हैं उतनी ज्यादा वो मात्रा में वो फेलियर भी आता है उनके सामने, डाउनफॉल हो जाता है। डाउनफॉल इसका हो बहुत जाते बड़ा कारण, जी जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले कोई आजकल के समय में स्टार्टअप करना नहीं चाहता, नंबर 1। जी आजकल सब लोग को चाहिए नौकरी, चाहे सरकारी नौकरी सबको मिल जाए तो पूरा लाइफ जो है अच्छा से बीत जाएगा। सबका सोच यही है कि हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई स्टार्टअप करना नहीं चाहता। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मैं मानता हूं कि इंसान को, सभी बच्चों को, हम एक टीचर होने के, एक गुरु होने के नाते, एक स्कूल के निदेशक होने के नाते मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूं कि आप जॉब सीकर से अच्छा जॉब क्रिएटर बनो। जॉब आप जॉब क्रिएट करो ताकि दूसरे लोग बिल्कुल आपके यहाँ आके जॉब करें, ना कि आपको कहीं और जाना पड़े जॉब के लिए। तो सबसे पहले स्टार्टअप की ये डाउनफॉल होने का मुख्य कारण ये है कि उसके विषय में जानकारी का अभाव होना और इच्छा शक्ति का होना, आत्मविश्वास की कमी होना। बिल्कुल। अगर आप वरुण जी, जी जी वरुण जी क्रिएटर बनवा रहे हैं, पूरा दुनिया में क्रिएटर था, पूरी दुनिया की जितने मजदूर थे रोजगार पाने वाले वो सारे रोड पे थे, और जितने गवर्नमेंट सर्वेंट थे सारे को हर 30 दिन पे चल जाता था खाते में। हम ये बताइए ना कि जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं जो रोड पे थे, संस्थाएं निकाल दी बाहर, न सरकार पूछ रही है न संस्था पूछ रही है। हमें मुद्दा पर, आत्महत्या पर विशेष चर्चा कीजिए ना। ठीक है, नौकरी आप दे देंगे, स्कूल चला लेंगे, किस समस्या से गुजरे हैं आप अपनी बात कीजिए ना, कितनी समस्या आई है। आप क्रिएटर बना रहे हैं, क्रिएटर किस काम की, जब उसकी संरक्षण ही नहीं हो। सरकारी नौकरी वालों का वेतन क्यों नहीं बंद हुआ, क्यों प्राइवेट संस्थान को निकाला गया, क्यों प्राइवेट सारी कंपनियां बंद हो गई, लोग रोजगार पे नहीं गए, पैसा नहीं मिला, बीमारी से लोग मर गए घर में इलाज के अभाव में। इस पर फोकस नहीं। बिल्कुल आपकी बातों से सहमत है। मैं यही कह रहा हूं कि आज जो है बेरोजगारी क्यों इतनी बड़ी है, बेरोजगारी का मेन मुख्य मुद्दा क्या है, क्यों इतनी बेरोजगारी? गवर्नमेंट की नाकामी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। जनसंख्या, ज्यादातर जनसंख्या के बढ़ने के कारण और रिसोर्सेस की कमी होने के कारण ये बेरोजगारी बढ़ी है। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोग हतोत्साहित हो जाएंगे तो आत्महत्या करेंगे ही। तो इसीलिए जो है मैंने कहा कि जॉब सीकर से अच्छा है जॉब क्रिएटर। आप कहां कहां मांगते फिरिएगा। अब मैंने बहुत सारी, आपने भी देखा होगा कि आजकल के युवा पूरे दुनिया, पूरा भारत घूम लेते हैं नौकरी की तलाश में। क्या नौकरी मिल जाती है? 50 फॉर्म भरते हैं, 50 फॉर्म भरते हैं, क्या सब में सबको ये सभी का रिजल्ट आ जाता है? रिजल्ट आता भी है तो न्यायालय में चला जाता है बात। कोई ऐसी वैकेंसी का आप बता दीजिए जिसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो जाए, गवर्नमेंट सही से इंप्लीमेंट करके और बच्चों को नौकरी दे दे। वैकेंसी बहुत सारी आती है लेकिन वैकेंसी का पूर्ण रूप से नहीं निष्पादन होता है, वो लास्ट में कोर्ट तक ही जाता है। और कोई भी एग्जाम जो है वैकेंसी का स्वच्छ रूप से सर नहीं हो पाता है। तो इसको देख के कोई विद्यार्थी क्या करेगा जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जब उसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी, जब एग्जाम भी दे रहा है वो भी ये स्वच्छतापूर्ण एग्जाम नहीं हो रहा है, फेयर जो है एग्जाम नहीं हो रहा है, उसमें भी धांधली, उसमें भी सीट का फिक्सेशन, ये सब व्यवस्थाएं जो है खराब हैं। तो इसको देख के क्या करेंगे युवा? बेरोजगार होंगे और बेरोजगार होके हतोत्साह होके वो सुसाइड करेंगे ही। सुसाइड कमिट करने का बहुत बड़ा रीजन बेरोजगारी है और हमारे समाज की सामाजिक प्रताड़ना है हमारी ये। और बहुत हद तक उनका जो लोगों का एक्सपेक्टेशन, जो अपना एक्सपेक्टेशन, खुद का एक्सपेक्टेशन अगर कोई पूरा नहीं कर पाता है, अगर रवि सर आप जो सोचते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कहीं हद तक आपके माइंड में चीजें आती हैं कि मुझे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब मैं जो चाहा वो कर ही नहीं पाया तो मुझे जीने का क्या फायदा है? तो ये सारी चीजें जो है इंसान के दिमाग में बहुत तरह से आती होती है। और आपने हमको एक कविता सुनाई अभी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, तो उसमें एक लाइन, बहुत ही खूबसूरत लाइन मेंशन है, बहुत ही खूबसूरत लाइन मेंशन है कि एक चींटी 100 बार चढ़ती और फिसलती है। हेलो, आवाज जा रही है सर? बिल्कुल। तो
हाँ सर। वहां पे हम लोगों जी को जी जी ये तो बिल्कुल। सबसे बड़ी शिक्षा ये है हमारे साथ कि हम फाइट करें। अगर हम लोग अनसक्सेसफुल हैं तो वहां पे सक्सेसफुल होने की कोशिश करें, लेकिन अपना जिंदगी त्याग देना यह कहीं से भी उचित नहीं है, किसी भी स्थिति में उचित मैंने नहीं है। ये बात कहा कि जब ऐसी परिस्थिति है तो हाँ, इंसान और को अपने आत्मविश्वास से काम लेना बिल्कुल सर, चाहिए। बिल्कुल सर। और आपने एक बात बहुत ही अच्छी कही कि आप जॉब क्रिएटर बने, और बहुत अच्छी एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि नौकरी करने वाले सिर्फ नौकर ही बन सकते हैं, कभी मालिक नहीं बन सकते हैं। तो बेटर है कि जी जी हम लोग बिल्कुल। जॉब क्रिएट करें। लेकिन हमारी सरकार के भी इसमें बहुत बड़ा योगदान ये होता है कि जब हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसके पीछे उनका एक बेसिक सपोर्ट भी होना चाहिए। सरकार उनको अगर जो सपोर्ट जो नहीं देंगे। स्टार्टअप जो करना चाहते हैं बिल्कुल सर, रवि जी, अभी आपने सही बात कहा। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम रोजगार दे रहे हैं और समस्या आ जाए तो मुझे छांट दो, अलग कर दो, ताला लगा दो। नहीं, इस समस्या का समाधान होना हम चाहिए। हम इस समाज के एक अभिन्न अंग हैं। हम भी आपके समाज को बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। हम भी इस देश के इकोनॉमिक्स के में कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मेरा भी हक है कि हम भी जो कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे सरकार के सपोर्ट हम पर बना रहे। और अगर हमारा उद्देश्य सही है, हम अपने हेलो बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर हमारा उद्देश्य सही है और हम सही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं तो फिर हमारे को कभी ये नहीं होना चाहिए। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं जी सर? बिल्कुल। तो आपकी आपने वाणी बिल्कुल बिल्कुल सही बात परफेक्ट। कही। बिल्कुल आपने हम तो सही ठीक है। बात कही कि अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो गवर्नमेंट को भी उसके लिए एक अच्छी पॉलिसी लानी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो और बेरोजगारी खत्म हो हमारे देश में। और 95% लोग फेल हो जा रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि अगर ये डाटा अगर कम होगा तो रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे, तो लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप करना वरुण जी, जी वरुण जी, जी सर। एक आपके क्लास क्लास में आप अभी रोजगार क्रिएट नहीं, कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। बिना सरकार के अच्छी पॉलिसी के इसी यही मेन कारण है कि 95% स्टार्टअप शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? सरकार का कोई इस पे ध्यान ही नहीं है। सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पे। सरकार बहुत जो सारे सरकार आती है जुमलाबाजी करती है, सरकार पहले वैसे बिल्कुल तो सीधे बहुत कहती सारे है भाई बहनों 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मुझे उस 2 करोड़ रोजगार का हिसाब दे दे रवि जी। आप 2 करोड़ रोजगार, भाई बहनों 2 करोड़ रोजगार दूंगा युवाओं को। ठीक है, हम आत्मनिर्भर बने, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो ठीक है, अपना भात बना के हम खा लेंगे। क्या जरूरत है मुझे डॉक्टर बनने की? कल बीमारी आएगा तो वैक्सीन ढूंढने चलेंगे कि पहले से समर्थवान बनना चाहिए, शक्तिशाली बिल्कुल बनना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमको लगता है काफी ज्यादा हम लोगों ने आप लोगों का समय ले लिया, और हम लोग यहीं पर अपने वाणी को सॉर्ट आउट करते हैं, खत्म करते हैं बातों को। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने पूरे पैनल्स को कि आप लोग आए, हमारे साथ वार्तालाप किए। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और आप लोगों का ज्ञान धन्यवाद। पूरे समाज को मिले। और हम चाहेंगे कि ये जो आज का जो टॉपिक था कि सुसाइड क्यों करें और इस क्यों ना करें और क्या कारण है, इनको आपको ये वीडियो देखकर समझ में आएगी पूरे समाज को, और आप लोगों का इसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और मेरी तरफ से ये राय है, पूरे मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियोस को देखेंगे उनके साथ, कि अगर आपको ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है तो आप अपनों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने फैमिली मेंबर से बात करें। और अगर उस स्थिति में आपको ये कमिट करने की जरूरत पड़ती है तो बस अपने आप से कहें कि क्या इसी के लिए हम यहाँ पे इस धरती पर आए थे? क्या मेरी इस धरती पर जन्म लेना सार्थक हो गया? क्या मैंने कंप्लीट कर लिया अपने पूरे जीवन का जो भी मूल्य था? क्या मैंने वो मूल्य चुका दिया? और अगर आपको उस चीज का जवाब नहीं मिलता है तो आप ये समझें कि वो अभी भी आपका
अभी भी आपका कहीं ना कहीं इस धरती पर आपकी जरूरत है और किसी ना किसी को जरूरत है, तो एक समाज के कंट्रीब्यूट करें। हमारे छात्र जो ऐसा करते हैं उनके लिए ये बोलना चाहेंगे कि मार्क्स कहीं भी वैल्यूएबल नहीं होती है, मार्क्स कहीं आपको डेडिकेट नहीं कर सकती है, कहीं आपको रोक नहीं सकती है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लेंगे, वर्ल्ड के पूरे टॉप में जाएंगे, वहां पे भी देखेंगे तो फेलियर से ही वो सक्सेसफुल को चुने हुए हैं। कोई भी बिना फेलियर के आगे नहीं बढ़ पाता है। तो सक्सेसफुल आप होंगे, जरूर होंगे। अपने आप पर विश्वास रखें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो बिल्कुल। फेल से जो फेल भागना नहीं चाहिए। होंगे, जो फेल नहीं होंगे वो कभी सीख नहीं पाएंगे, और जो सीख नहीं पाएंगे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसी के साथ पूरी बिल्कुल। रवि जी पंचायत के टीम को, जी सर। रवि जी, जी सर। जी रवि सर। जी सर। जी सर। जी प्रणाम। मैं अपना एक वाणी से आपको कहना चाहूंगा जी कि सर। यदि मेरे वाणी से और मेरे वचन से यदि आपको किसी प्रकार का ऐसा लगा हो कि ये जी नहीं ठीक सर। नहीं है, तो जी नहीं मैं सर, क्षमा बिल्कुल नहीं चाहूंगा, सर। परंतु मैं थोड़ा सा बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। इसमें आपका आपके साथ अनुभव जुड़ना, मैं चाहता रखना, और आपके साथ जुड़ना एक बहुत ही बड़ी बात होती है हम लोगों के। आप एक सैनिक हैं और सैनिक के साथ जुड़ना हमारे लिए गर्व की बात होती है। वी सैल्यूट टू आवर इंडियन सोल्जर। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें सैनिक से जोड़ के न रखा जाए, हमें समाज सेवी से जोड़ के रखा जाए, क्योंकि मैं जी, बिल्कुल। समाज से ज्यादा मतलब रखता हूं। और समझिए कि सेवा निष्ठा हमारी जो कर्तव्य है वो अलग है, लेकिन जो समाज में उत्पन्न क्रियाएं जो हैं उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं और करना चाहता हूं। जरूरत पड़ेगा तो मैं आपके साथ आपका जो कैमरा पकड़ के घूमूंगा, लेकिन आप देश के अंदर मुहिम छेड़िए कि देश में सुधार हो, युवाओं को रोजगार मिले और एक पहचान बने, और हमारा मोतिहारी के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान एक साक्षर और स्वाभिमानी बने, और हमारा जो जिस लायक है उसको स्थान प्राप्त हो, ताकि किसी को आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़े। हमारी पूरी टीम इस पीछे ही लगी हुई है, और पूरी टीम हमारी हमारे युवाओं को समर्पित है, हमारे देश को समर्पित है। और हम इसी तरह आपके साथ नए मुद्दे पर, जिन मुद्दों पर कोई मीडिया टीम बात नहीं करती है, उन मुद्दों को लेकर खड़ा होंगे और उन मुद्दों से सवाल पूछेंगे, उन मुद्दों को सॉल्व करेंगे और उन मुद्दों को आपके सामने रखेंगे बिल्कुल सत्यता के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप एक और चीज सुन लीजिए अंतिम में। आप कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। मैं अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा ये काम करेगा। आपसे भी आपके पिताजी